रिलेशनल ऑपरेटर्स हम देख रहे थे इसमें 10 into 10, तो ये कंपेयर कर रहे हैं हम इसे। अगर दोनों को देखा जाए तो दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं, बट जब हम इसका आउटपुट देख रहे हैं तो ट्रू ही आ रहा है, क्योंकि एक नंबर है और एक क्या है, स्ट्रिंग है। बट मैं ये कहूँ कि इनको एग्जैक्ट मैच करो, कि इनका डेटा टाइप भी मैच करो। तो डेटा टाइप मैच करने के लिए आइडेंटिकल ऑपरेटर लग जाता है, वो फॉल्स दे देगा इसे। बस ये दोनों में ये डिफरेंस है। और नॉट इक्वल टू के लिए नॉट आइडेंटिकल के लिए हम ये वाला यूज कर लेते हैं। एक्सक्लेमेशन नॉट के लिए लग जाता है। नॉट का मतलब इसका अपोजिट हो गया कि वो चीज़ उसके इक्वल नहीं है। बाकी तो लेस देन ग्रेटर देन पता ही है। और लॉजिकल ऑपरेटर, हम एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंपेयर करनी हो तब लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जिसमें एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, और नॉट ऑपरेटर है। जो लास्ट वाला नॉट ऑपरेटर है, जिसको इन्वर्टर भी बोल देते हैं, नेगेटिव मतलब नेगेटिव न मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आंसर ट्रू आ रहा है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स आंसर आ रहा है तो उसको ट्रू कर देगा। इसका इतना काम होता है। तो अभी हम कंपेयर करके देख लेते हैं, ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर करना हो, जिसमें मैंने कहा कि 10 <5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है वैसे। एंड 50 <20, तो यहाँ पे दो कंडीशन चेक की ना हमने। एक तो चेक कर रहे हैं कि 10 मतलब 10 छोटा है 5 से, और 50 बड़ा है 20 से। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी इसका आंसर ट्रू आएगा, कि एंड का केस यही हमें कहता है। और दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। और इसकी हाँ, तो पहली गलत है तो दूसरी कंडीशन को चेक करने जाता ही नहीं है। ऐसे ही अगर हम इसको देखें कि इसमें से अगर एक भी कंडीशन इसको ट्रू मिलती है तो ये उसका आंसर ट्रू हमें दे देता है। और नोट क्या करता है कि अगर ट्रू आंसर आ रहा है तो उसको फॉल्स बना देता है, फॉल्स आंसर आ रहा है तो इसको ट्रू बना देता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि 10 <20, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। और मुझे इसको ट्रू करना है तो मैं इसके बाहर एक्सक्लेमेशन लगाऊंगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसलिए उसके रिजल्ट को चेंज कर दिया, कि पहले आंसर पहुंचा रहा था, अब उसका आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये तो हमारे रिलेशनल हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। अब टर्नरी ऑपरेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या था, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। तो ये चलेगा ट्रू के केस में क्वेश्चन मार्क चलता है, फॉल्स के केस में कॉलन एग्जीक्यूट होता है। मैंने यहाँ लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू, एक्स या तो डायरेक्ट चला के देखो, डायरेक्ट भी चल जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो सीधा क्या चला दो, क्वेश्चन मार्क, और इसमें मैंने लिख दिया कि यहाँ पे दे दो मुझे हेलो, और उसके बाद यहाँ लिख दिया है कॉलन, और इसमें मैंने दे दिया जेएस।
तो या तो ये हेलो देगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्रॉपर समझने के लिए इस तरीके से, बट सेमी कोलन मत लगाना, सेमी कोलन लगाया तो एरर आ जाएगी। अब इसका अगर रिजल्ट हम देखेंगे तो हेलो इसलिए आया है क्योंकि मैंने ट्रू पास किया हुआ है, तो जीएस आ जाएगा ऑटोमेटिक, वो नेक्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। ये तो ये चीज़ इसमें थी। और जावास्क्रिप्ट ये नीचे तो मैं नोड के थ्रू जावास्क्रिप्ट को चला रहा हूँ। हाँ, ये तो ब्राउज़र पे देखना पड़ेगा वहाँ जाके। तो मैंने नोड के थ्रू जावास्क्रिप्ट, क्योंकि नोड जावास्क्रिप्ट में ही तो है सारा, तो नोड के थ्रू हमने इसको चला दिया है जावास्क्रिप्ट। कंप्लीट नोड जावास्क्रिप्ट से ही तो बना है सारा। अच्छा, तो ये तो ऑपरेटर का चैप्टर था। ऑपरेटर में जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स थे वो बता दिए, क्वेश्चन मार्क कॉलन। अब इफ एल्स कंडीशन में मोटा मोटी चीज़ें सारी बताता चला जाता हूँ। इफ एल्स की अगर हम बात करते हैं, इफ एल्स तो अब आ जाता है कंडीशंस वगैरह चेक करनी है, तो जिसमें फाइल में मैं डिफरेंट ले लेता हूँ, कंडीशनल डॉट जी एस। तो इसमें इफ एल्स आएगा, इफ एल्स इफ एल्स आएगा और स्विच आएगा। तीन चीज़ें इसके अंदर आती हैं, बेसिकली थ्री थिंग्स आएंगी। इफ एल्स आ जाता है, फिर इसमें इफ एल्स इफ एल्स और स्विच केस आ जाता है। तो इनका यूज होता है, ये तब यूज करना है जब हमारे पास चॉइस होती है। अगर हमारे पास दो चॉइस है तो हम इफ एल्स लगाएंगे, या तो ये या फिर ये, जैसे क्वेश्चन मार्क को खोलना है कंडीशनल ऑपरेटर। इफ एल्स इफ एफ जब हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस हैं तो हम इफ एल्स भी लगा सकते हैं, स्विच केस भी लगा सकते हैं। दोनों ही मल्टीपल केसेस के अंदर यूज होते हैं। तो इनके जो सिंटैक्सेस तो सभी लैंग्वेजेस के सेम ही होते हैं। सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सबके लगभग सेम सिंटैक्स होंगे। जैसे दो कंडीशन चेक करनी है तो आप इफ एल्स लगाते हैं, इफ उसके अंदर कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एल्स फिर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज कंडीशन। ये कर्ली ब्रैकेट लगानी ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, ये डिपेंड करता है कि अगर हमने इफ का जो ब्लॉक, इसको ब्लॉक कह देते हैं करली ओपन करली क्लोज, कि मेरा इफ कंडीशन का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। ऐसे ही एल्स का ब्लॉक है कि एल्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ जाकर जो एल्स है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अगर एल्स के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, सिंगल लाइन, तो ये जो ब्लॉक है एल्स का, ये कर्ली ब्रैकेट हम लगाएंगे तब भी चल जाएगा, नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा। सेम एल्स का केस है, सिंगल स्टेटमेंट है तो लगाएंगे तब भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, या चाहो तो कोई कंडीशन ऑपरेटर से बना सकते हो, या डायरेक्ट में ट्रू पास करूँगा तब भी ये चल जाएगा इधर। और अकेली इफ कंडीशन भी चला सकते हो। अगर एक कंडीशन है तो उस पर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, ये एरर नहीं देता है। और दो कंडीशंस पे लगाना हो तो दो कंडीशंस पे लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी इसकी कंडीशन ट्रू है तो ये हमें हेलो हेलो वर्ल्ड ये हमें स्क्रीन पे शो करेगा। क्या हुआ, सेव नहीं हुई क्या फाइल? अच्छा, फाइल दूसरी है, नॉट cond.js। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया।
और अगर मैं यहाँ पर फॉल्स पास कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक JS। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फॉल्स ही पास करो, तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन पास कर सकते हो। वो तो एक ही बात है, जब सोल्व होगा तो ट्रू फॉल्स ही आएगा। अभी चेक कर रहा है कि 10 लेस देन 20 है। अगर 20 है तो कंडीशन ट्रू, और कंडीशन ट्रू तो हेलो चलेगा। इसको चाहो तो इस तरीके से पास कर सकते हो कि x इज इक्वल टू 10 कॉमा y इज इक्वल टू 20, और फिर यहाँ पर हम x लिख देते हैं और इधर क्या लिख देते हैं y। चाहे इसको घुमा फिरा के कैसे भी पास कर दो, डाटा ये तभी देगा जब इसकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। इसमें सिंगल का ये जो कर्ली ब्रैकेट है, अगर हम इसको रिमूव ही कर देते हैं यहाँ से सिंगल वाले को, तब भी इसका जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा, क्योंकि मैसेज एक ही स्टेटमेंट है। तो कर्ली ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं चलेगा। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मैसेजेस कंसोल डॉट लॉग हैं, फिर अगर हम इसमें नहीं लगाते हैं, फिर ये हमें एरर मतलब एक एरर जनरेट कर देगा। देखो यहाँ पर, ठीक है, फिर ये एरर जनरेट करेगा। तो ऐसे केस के लिए फिर हमें इसमें लिखना ही होगा। फिर कर्ली ब्रैकेट लगाना का मैंडेटरी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ब्लॉग जो सेक्शन है वो किसका है। देखो अब चल गया, हेलो भी आ गया, ड्यू कैट भी इसके अंदर शो हो गया। तो ये कर्ली ब्रैकेट का रूल है कि कर्ली ब्रैकेट कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं। मतलब इफ कंडीशन में लगाते हैं जब x की वैल्यू छोटी हो। कर्ली ब्रैकेट तब लगानी जब एक से ज्यादा लाइनें होंगी इफ की। इफ के अंदर मैसेजेस या लाइनें मोर देन वन लाइंस का कोड है इफ का पार्ट का, तो कर्ली ब्रैकेट लगेगी ही लगेगी, उसको हटाओगे तो एरर आ जाएगी। और जब एक लाइन है तो इसको लगाओगे तब भी चल जाएगा, नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा। ये रूल है इसका, हर लैंग्वेज में यही रूल होता है। सेम एल्स के अंदर रूल होता है। तो इफ एल्स की बात करें अगर हम इसके अंदर लेट, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूँ कि सेल्स का एक मैंने एग्जांपल दिया कि अगर उसका सेल्स 20,000, तो मैंने सेल्स की वैल्यू यहाँ पास कर दी है 20,000, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि जो इसको बोनस दे रहे हैं वो हमारे पास है 0 या फिर ब्लैंक है। जब हम किसी वेरिएबल में कुछ भी नहीं पास करते तो उसमें ऑटोमेटिक अनडिफाइंड स्टोर होता है। जावास्क्रिप्ट के केस में जब हम उसको लेट से या वैर से बनाते हैं तो उसके अंदर अनडिफाइंड चला जाता है ऑटोमेटिकली, जब अगर हम कोई वैल्यू उसमें नहीं डालते हैं। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर उसका सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है तो मैंने कहा कि उसको बोनस दे दो, और बोनस कितना दो, जितना उसने सेल किया उसका 0.55 अपॉन 100 हो गया। हाँ तो ये अदरवाइज उसको क्या है, उसको जो बोनस है 0 दो, और फिर मैसेज लगा सकते हैं कि यूर सेल्स ठीक है इज डॉलर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, तो सेल्स की अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी
और मैंने कहा कि योर बोनस इज कितना बोनस बनता है, तो वो किस में आ जाएगा, बोनस वेरिएबल में आ जाएगा। अब जब हम इसको रन करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही आ गया। कितना लगा दिया मैंने, 5/100 करते हैं। 5/100। अब ठीक है, 0.05। हाँ, 1000 आ गया है। तो ये इस तरीके से हमने इस if else के जो if else वाला जो पोर्शन था उसको अप्लाई किया प्रोग्राम के अंदर, कि मान लो हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड करने, फिर ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड में भी यूज होगा कि ग्रेड, बी ग्रेड, या उसको फेल शो करना है या पास शो करना है, तब भी क्या लगेगा, if else लगेगा। जहाँ पर कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट होगी वहाँ पर if else होगा। तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम इसमें यूज करते हैं इफ एल्स। मल्टीपल कंडीशंस की बात करें तो ये देखो, पहले इफ, फिर इफ के अंदर कंडीशन, उसका कोड, फिर एल्स इफ, फिर कंडीशन, फिर कोड, फिर एल्स इफ, फिर कंडीशन, फिर कोड, फिर एल्स इफ। का मतलब ये है कि यदि फर्स्ट वाली कंडीशन है तो इस पार्ट को चला दो, एल्स इफ मतलब नहीं तो इस कंडीशन को चेक करो, नहीं तो इसको चेक करो, इसको चला दो। अदरवाइज ऊपर की सभी कंडीशन अगर गलत है तो किसको चला दो, एल्स वाला जो जहाँ पर कोड लिखा हुआ है वो तो लॉजिकल पार्ट है, कुछ भी उसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये बड़े नंबर का प्रोग्राम बनाया है या फिर और भी कुछ भी सिंपल प्रोग्राम को यहाँ पे चला, यहाँ पर भी लगा सकते थे इसके अंदर कि कंडीशन ज़्यादा बताते कि 2000 से ज़्यादा का सेल है, फिर 4 से 8000 का, 8 से 10,000, ऐसे कंडीशन कितने भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया इफ, इसमें मान लो हमने एक वेरिएबल लिया है यहाँ पर काउंट या काउंट, ये चॉइस ले लो, चाहे वेरिएबल है किसी भी नाम का, 1। तो मैंने यहाँ पे कहा कि अगर चॉइस क्या है 1, तो मेरा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर दो। इसमें मैंने लिख दिया गुड मॉर्निंग। अरे फिर हमने कहा एल्स इफ कि अगर हमारी चॉइस क्या है 2 है, तो इसके अंदर गुड आफ्टरनून वाला पार्ट ऐड कर दो, अदरवाइज एल्स इफ। अब जितनी चॉइस होंगी उतने हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसमें डाल दिया गुड नाइट। हम और भी बढ़ा सकते हैं इसको जितना बढ़ाना, और एक लास्ट में लगा दिया एल्स रॉन्ग चॉइस ट्राई। ठीक है, ये
इसमें डाल दिया रॉन्ग चॉइस ट्राई अगेन। तो ऊपर से हमने 1 पास किया है तो पहले ही कंडीशन मैच हो जाएगी, तो इफ वाली जो कंडीशन वो चल जाएगी और स्क्रीन पे क्या होगा, गुड मॉर्निंग का मैसेज यहाँ पर शो होगा। नॉट सी यू इलेक्ट्रिक, देखो गुड मॉर्निंग का मैसेज इसमें आ गया। अगर मेरे पास यहाँ पर मैं कह दूं कि इसमें मैंने पास किया है कितना 3, तो 3 में कौन सा हो जाएगा, ये वाला मैसेज मैच हो जाएगा जो ये चॉइस इक्वल टू 3, तो गुड नाइट का मैसेज यहाँ देखने को मिलेगा। और इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होता तो रॉन्ग चॉइस ट्राई अगेन यहाँ देखने को मिलेगा। ऐसे जितने चाहे उतने हम केसेस बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ 30 तो या फिर 13, तो ये इनमें से किसी भी कंडीशन में मैच नहीं हो रहा, तो जब ऐसा होगा किसी भी कंडीशन से मैच ना हो रहा तो ऑटोमेटिक एल्स चलेगा। और एल्स का सेक्शन क्या करेगा, एल्स का सेक्शन हमें दे देगा कि रॉन्ग चॉइस ट्राई अगेन। आ गया ही रॉन्ग चॉइस ट्राई अगेन। ऐसी कंडीशनल थिंग्स होती हैं तब हम इसका यूज करते हैं, किसका, कंडीशनल के केस में हम इनका यूज करते हैं। इफ एल्स वगैरह जो केसेस हैं उनको हैंडल करते हैं जब कंडीशंस वगैरह हमारे पास होती हैं। चलो, इसमें से तो कुछ पूछना नहीं होगा। एक बचता है इसमें कौन सा, स्विच केस। तो स्विच केस भी लगभग वैसा ही है, बस उसको लिखने का तरीका अलग है, डिफरेंट तो है थोड़ा सा। और इफ एल्स जो केस है उससे थोड़ा सा फास्ट चलता है एज कंपैरिजन। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखा हुआ है इधर हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। वैल्यू में हम यहाँ पर ऐसे ऑपरेटर मतलब सिंबल भी यूज कर सकते हैं, चल जाएगा। यहाँ पर हम अल्फाबेट्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, इधर हम नंबर भी यूज कर सकते हैं, ये सब अलाउड है। कंडीशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह यहाँ पर यूज नहीं होंगे। किसी को किसी के अंदर लगाया जा सकता है, स्विच के अंदर इफ एल्स लिख सकते हैं, इफ एल्स के अंदर हम स्विच लिख सकते हैं, मर्ज कहीं पर भी किया जा सकता है। तो इसको जब हम लिखते हैं पहले स्विच आता है, फिर कंडीशन, फिर केस नंबर 1 उसका जो भी लॉजिक है, फिर ब्रेक, केस नंबर 2 उसका जो लॉजिक है, फिर ब्रेक, केस नंबर 3 देन ब्रेक, केस नंबर 4 देन ब्रेक। जैसे वहाँ पर एल्स होता है ऐसे इसमें डिफॉल्ट होता है कि अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं होता है तो ऑटोमेटिक क्या चलेगा, डिफॉल्ट केस चल जाएगा। ये प्रोग्राम नीचे समझ आ रहा होगा कुछ कुछ स्विच, तो मैसेज ही है। केस कितने भी लगा सकते, जितनी कंडीशन उतने केस, जितनी चॉइसेस बनानी होंगी उतने केस लगेंगे, ऑटोमेटिक डिफॉल्ट चलेगा। आंसर वही देगा, जैसे कि अगर इसमें चॉइस हमने 1 पास की तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यूजर में मैंने 1 पास किया तो इधर आंसर क्या होगा,
इसका आंसर क्या मैच होगा जाकर? फर्स्ट वाले फिर केस में मैच होगा तो संडे आ जाएगा इसका आंसर। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 3, तो ये जो मैच होगा जाकर ट्यूसडे में मैच होगा, तो ट्यूसडे वाला आंसर ही हमें दे देगा। ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, इनमें से हम किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं बनाते वक्त चीज़ों को। ठीक है, 1 मिनट रुकना। हेलो। हाँ मैम, क्लास ले रहा हूँ, क्लास है। क्या कुछ वैसे कोई काम था क्या? हाँ, क्लास ले रहा हूँ अभी तो मैं। ओ, तो ये कंडीशनल ऑपरेटर्स क्लियर हैं जितने भी हमने यहाँ पे लगाए। अब इसमें लूपिंग का सेक्शन आता है, लूपिंग वाला पार्ट इसमें आता है। वाइल लूप, डू वाइल लूप, 3 लूप हैं कॉमन। फोर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। हाँ, एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, अगर हम इसमें कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगाते तब भी हमारा प्रोग्राम चलेगा, बट उसको बाहर आने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो केस मैच होगा वो और उसके बाद के सारे केस चला देगा। जो केस मैच होगा वो एंड उसके बाद के जितने भी केस होंगे वो चल जाएंगे, अगर ब्रेक नहीं लगाते तब। एरर वगैरह नहीं आएगी। लूप हमारे पास कोई भी हो, लूप का काम क्या होता है? रिपीट करना चीज़ों को। रिपीटेशनल चीज़ों में हम लूप चलाते हैं कि जब कोई हमारे पास कोई लॉजिक है, ठीक है, जब हमारे पास कोई लॉजिक है,
कोई सेम लॉजिक है उसको बार बार चलाना है तो हम लूप चले लिखते हैं, ऐसा नहीं लॉजिक को बार बार लिखेंगे। तो वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप। अब जो वाइल लूप है हमारे पास, चाहे फॉर लूप हो, चाहे वाइल लूप हो, चाहे डू वाइल लूप हो, कोई भी लूप हो, हर लूप को मतलब क्या होता है, उसमें कोई कुछ तो बताना पड़ता है ना कि कहाँ से चलेगा और कब तक चलेगा। इतना तो उसको बताना ही पड़ेगा ना कि लूप हमारा कहाँ से चलेगा, कब तक चलेगा, ये तो बताना पड़ता है उसको। अगर हम ऐसा नहीं बताएंगे तो वो लूप कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ये वाला केस उसमें ऐड करना पड़ता है कि लूप, तो ये नीचे है कि रिपीट करता है कंडीशन, जब तक कंडीशन क्या है हमारी, तो कोई भी लूप होगा उसमें एक स्टार्ट पॉइंट जरूर होगा कि लूप कहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, तो उसके अंदर एक एंड पॉइंट होगा। अब उस स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट पे जाने के लिए हम प्लस माइनस मतलब कुछ भी अपडेशन जरूर करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी वैल्यू अपडेट होगी नहीं, वो कभी भी एंड पॉइंट तक पहुंचेगा नहीं और लूप बन जाएगा इनफाइनाइट। हाँ, उसमें कोई भी ऑपरेटर यूज हो सकता है, ये डिक्रीमेंट हो, इंक्रीमेंट हो, कुछ और हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है, इसलिए मैंने अपडेशन लगा दिया। वैल्यू अपडेट होनी चाहिए तभी वो आगे बढ़ेगा, और वो किसी भी ऑपरेटर का यूज करके आगे बढ़ सकता है। और लूप का भी अपना ब्रैकेट होता है जैसे इफ कंडीशन का है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये नहीं पता लगेगा कि जो लूप है उसका ब्लॉक है, जो लूप का वो कितनी बार क्या होगा, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक का पार्ट ही रिपीट होगा बार बार, वो ये इसकी ब्रैकेट बताएगी कि लूप यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है। और हर लूप के अंदर ये सेम चीजें हमें देखने को मिलती, जैसे कि लेट हमने लिया a इज इक्वल टू 1 ले लिया, तो मैं कहता हूँ कि वाइल, वाइल लूप देख लेते हैं। पहले वाइल आता है, फिर इसका क्या आता है ब्लॉक, इसके अंदर कंडीशन कि ये कहाँ तक चले, 5 तक चला दिया। फिर हम इसको कंसोल से भी प्रिंट करा सकते हो, और प्रोसेस डॉट std आउट, इससे भी प्रिंट हो जाएगा डॉट राइट। ये वही काम करता है, ये भी अगर मैं इसमें ए डालता हूँ बैकटिक के अंदर, मैंने इसमें डाल दिया क्या डॉलर ए, तब भी ये प्रिंट करेगा आंसर, और उसके बाद इसमें ए प्लस प्लस भी करना पड़ेगा। और इसको हम लिखते हैं कंडीशनल के अंदर ही बना दिया ना हमने, काम करते हैं इसकी फाइल अलग बना देते हैं लूप की, लूप डॉट जेएस, और मैं इसमें इसको लिख देता हूँ नोट लूप डॉट जेएस। तो देखो 1 to 5 तक क्या आ गई, काउंटिंग आ गई। अब अगर इसमें नेक्स्ट लाइन लगाना है तो जैसे कि बैक स्लैश एन यूज कर लोगे, सी लैंग्वेज सी प्लस में जो चलता है, तो ये इस तरीके से दे देगा आंसर, वही आ रहा है 1 2 3 4 5, सेम आंसर दे रहा है। और ये रिवर्स भी चल जाता है लूप, ऐसा नहीं है कि लूप फॉरवर्ड भी चलता है और बैकवर्ड भी। मान लो यहाँ हमने लिया x, और इसको मैं कहता हूँ ये 5 से स्टार्ट हो, और ये कहाँ तक चलना चाहिए, मतलब 1 से बड़ा है x, तो ये x की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, और नीचे प्लस की जगह पे मैं माइनस का यूज कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये तो चलता ही चला गया, कहीं गड़बड़ कर दी क्या, कंट्रोल सी, अच्छा नीचे ए रह गया, एक्स आएगा।
तभी वो चलता जा रहा है, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा। अब अगर हम इसको चलाएंगे तो पहला तो चला 1 2 5, उसके बाद ये क्या चला 5 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूँ रिवर्स लो। तो ये पता लग जाए रिवर्स में चला है, तो लूप फॉरवर्ड भी चल सकता है, बैकवर्ड भी चल सकता है। बाकी कैसे चल रहा है ये क्लियर है। पहले 1, फिर उसके बाद ये चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो प्रोसेस डॉट std out डॉट राइट चलता है, ये 1 दे देता है। उसके बाद उसकी वैल्यू आती है 2, 2 होने के बाद यहाँ से बैक जाएगा और कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रोसेस डॉट राइट std out डॉट राइट चलेगा और इसकी वैल्यू 2 दे देगा, फिर 3 हो जाएगी। ऐसे घूमता रहेगा जब तक कंडीशन क्या नहीं हो जाती, स्क्रीन फॉल्स में ही हो जाती है। हाँ, वो तो ये है कि वेरिएबल है, वेरिएबल आई लो या फिर ए लो या पी लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और प्लस लूप वाले वेरिएबल में करा रहे हो या किसी अदर वेरिएबल में करा रहे हो, प्लस या माइनस किसी में भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि लूप वाले वेरिएबल में करें। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि लूप इनफाइनाइट ना बने, बाकी किसी में भी कुछ कर सकते हैं। जैसे मेट्रो का एक्सीलेटर ऊपर की तरफ भी चलता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, तो सिमिलरली इसी तरीके से हमारा लूप भी काम करता है। अब हाँ, हर जगह तो लूप चलता है, एटीएम की मशीन में लूप चलता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन में लूप चलता है, हर जगह चलता है लूप। रियल लाइफ में लूप चलते हैं हर जगह पर। उनके अंदर आईसीज वगैरह फिट होती हैं, उनमें कोड सेट कर दिया जाता है, तो काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो काम करती हैं चीज़ें। लूप के बगैर लूप वगैरह यूज होते हैं, लूप के बगैर काम नहीं होते। ठीक है, सिंपल लूप्स होते ही होते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह में लूप लगेंगे ही लगेंगे। तो जब हम रिएक्ट वगैरह यूज करते हैं तो ये हो जाता है कि लूप की जगह पर हमने मैप फंक्शन का इस्तेमाल कर दिया, तो मैप भी लूप का ही काम करता है। हाँ, वो लूप का ही काम करता है मैप फंक्शन। फोर लूप का सिंटैक्स छोटा है, तो हम फोर लूप ऐसे लिख देते हैं हम डायरेक्ट कि x इज इक्वल टू 1, x हमारा 5 तक चले, फिर क्या लगा दिया प्लस प्लस x, और नीचे क्या किया कोई भी लगा दो, चाहे प्रोसेस डॉट std out डॉट राइट। तो इसमें हमने x को प्रिंट कर दिया और न्यू लाइन के लिए हमने बैकस्लैश n का यूज कर दिया है। तो आ रहा है वही 1 2 3 4 5, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सेम वही आंसर आ रहा है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू 1 है, फिर ये कंपेयर करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है फिर नीचे आ जाएगा, फिर इसमें इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक करेगा, नीचे आएगा, फिर इंक्रीमेंट, ऐसे जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। इसलिए क्या है कि थोड़ा फास्ट तो है ही हल्का सा, बट जब हमें सारी चीज़ें पहले से पता हो एडवांस में कि चलना कहाँ से है, कितना इंक्रीमेंट करना है, कितना, तो उस केस में हम क्या करते हैं फॉर लूप का यूज करते हैं। और एक वाइल लूप है। अब ये वाइल सॉरी डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप कम से कम एक बार चलता ही चलता है, चाहे कंडीशन गलत क्यों ना हो, क्योंकि उसमें टेस्टिंग बाद में होती है। पहले डू लगता है,
फिर यहाँ पर डू में 0 आ गया, यहाँ डू लग गया, और इधर हम लिखते हैं वाइल a लेस देन इक्वल टू 5, और इधर मैंने लिया तो इसका आंसर भी वही आएगा 1 2 से 5, इसमें प्लस प्लस और कर देते हैं, आउटपुट विल बी सेम। क्या गड़बड़ हो गई? अच्छा, ऊपर ए ले रखा है, इधर एक्स लिखा हुआ है, इधर भी आएगा। ये सेम रिजल्ट आ रहा है। इसमें ये है कि अगर ये लूप गलत भी हो जाता है, कंडीशन मान लो मैंने यहाँ पर गलत कर दी है, कंडीशन ग्रेटर देन 5 है, तो फिर भी चलेगा, और कम से कम एक बार तो चलता ही है, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होती है, प्रिंट पहले कर देता है। तो इस लूप की स्पेशलिटी ये है कि कम से कम एक बार चलता है। तो जो फोर लूप, और ये क्या करता है, ब्लॉक एग्जिट होने के बाद, मतलब जब ब्लॉक पूरा रीड हो जाता है, फिर एग्जिट करते वक्त वो चेक करता है कंडीशन, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। और जो फोर लूप और वाइल लूप है, वो पहले ही चेक कर लेते हैं, फिर ब्लॉक के अंदर एंटर करने देते हैं, इसलिए उनको एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल, 2 टाइप्स के लूप हो गए इसमें। तो एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, ये लूप था। और लूप के अंदर हम लूप लगा सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप लग जाता है, ये ध्यान। और लूप को हम रोक भी सकते हैं, किसी भी लूप को बीच में रोक सकते हैं। जब हम लूप को रोकते हैं तो उसमें ब्रेक और कंटिन्यू, जो जंप स्टेटमेंट्स हैं, इनका यूज कर सकते हैं, जंप स्टेटमेंट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेक लूप को बंद कर देती है, कंटिन्यू जो उसका करंट एग्जीक्यूशन होता है, उसको स्टॉप करके वापस से न्यू एग्जीक्यूशन स्टार्ट ऊपर चला जाता है, रेस्ट पार्ट नहीं चलता उसमें। ये जो 4 वाला कोड है, इसको अनकमेंट कर दिया, तो हम यहीं पर लगा सकते थे कि अगर इफ की वैल्यू x इज इक्वल टू 4 है, तो ये क्या करते, ब्रेक करते। तो इसमें जो काउंटिंग है वो 3 तक प्रिंट होगी, उसके बाद लूप बंद हो जाएगा। ब्रेक सिर्फ लूप को बंद करता है, प्रोग्राम को बंद नहीं करता है। ठीक है, तो आउट ऑफ लूप का मैसेज स्क्रीन पे आएगा, एक बार आएगा, और जो लाइनें देखो 1 2 3 आया, फिर आउट ऑफ लूप आया। और कंटिन्यू में क्या होगा, ये स्किप हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर कंटिन्यू का एग्जांपल अगर इसमें बनाता हूँ, तो ये हो जाएगा स्किप। ये वाला जो पोर्शन है, ये स्किप हो जाता है कंटिन्यू में। कंटिन्यू के केस में ये पोर्शन स्किप हो जाता है।
इसका मतलब जो 4 है वो प्रिंट नहीं होगा, 1 2 3 5 प्रिंट होगा। ये अब इसके अंदर नेस्टेड लूप का और एग्जांपल एक छोटा सा बता देता हूँ। इस पे लूप के अंदर लूप लगा सकते हैं, तो पहले आउटर लूप चलता है, फिर इनर लूप चलता है। तो पैटर्न वाले प्रोग्राम्स इसमें बनेंगे। I1 आई चले मेरा 5 तक, तो प्लस प्लस आई, और इसमें 4 यहाँ पे लिखा j इज इक्वल टू 1, j डैश देन इक्वल टू आई कर दो या 5 कर दो, जिस तक भी चलाना है चला सकते हो, प्लस प्लस j। जे को प्रिंट कर दिया, और नेक्स्ट लाइन वाला कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया, टेस्ट राइट। बैकस्लैश inside backtick rows the backslash m here। तो एक पैटर्न बन के आएगा यहाँ पर, 1 2 जो भी पैटर्न है 1 2, ये पैटर्न यहाँ पे शो होता है। अगर मैं इधर स्टार लिखता हूँ तो ये स्टार वाला पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न्स वगैरह जो है यहाँ पर शो होते हैं। ड्राई रन करना है या पता है कैसे चलता है? पहले आउटर लूप चलेगा, अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप चलेगा, इनर लूप तब तक चलेगा जब तक इसकी कंडीशन ट्रू है, फिर ये वापस आउटर के पास चला जाएगा, फिर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है, फिर इनर लूप चलेगा, फिर तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू, ऐसे चलता रहेगा। जब आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इनर लूप नहीं चलेगा, प्रोग्राम वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, ये तो बेसिकनेस इसमें फंक्शन वाला ही केस आता है, सिंपल जो फंक्शंस बनाते हो थोड़ा सा। फंक्शन किसी काम को करने के लिए फंक्शन का यूज़ करते हैं हम। फंक्शन जब भी हम बनाएंगे, फंक्शन के दो पार्ट होंगे, एक तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है और एक उसका कॉलिंग पार्ट होता है। कॉलिंग या फिर यू कैन आल्सो से इन्वोक, इन्वोकिंग ऑफ अ फंक्शन, कि फंक्शन को इन्वोक कैसे करेंगे, दो चीज़ें होती है।
डेफिनेशन मतलब इसके अंदर जो फंक्शन बनाते हैं फंक्शन वर्ड यूज करते ही करते हैं। देन फंक्शन का नाम जो भी लिखना चाहो, MSG रख दिया MSG, ये लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें सी का बन जाता है। एक्सेस मॉडिफायर यूज करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक प्राइवेट वगैरह। अब ये फंक्शन को बनाया गया है, डिफाइन किया गया है, तो फंक्शन हमने यहाँ पे जस्ट डिफाइन किया है। इसको कॉल कैसे करेंगे, कॉल करने के लिए इसका नाम यूज होगा MSG, तो ये चल जाएगा। हाँ डायरेक्ट चलेगा, इसमें बस वही आएगा तो ये चल गया। इसको हम जितनी बार चाहे उतनी बार चला सकते हैं। इसको रीयूजेबल कोड है, 2 बार लिखेंगे 2 बार चलेगा, 3 बार लिखेंगे 3 बार फंक्शन चलेगा। कॉल कितनी, इसको लूप में कॉल करोगे तो बार बार चलेगा, 10 बार करोगे 10 बार चल जाएगा। लूप के साथ, कंडीशन के साथ कहीं पर भी फंक्शन को अप्लाई किया जा सकता है, और इसको बनाने से पहले भी कॉल कर सकते हो, बनाने के बाद भी कॉल कर सकते हो, दोनों ही केसेस में फंक्शन काम करेगा। पहले कॉल कर दोगे तब भी चल जाएगा, बाद में कॉल कर दोगे तब भी चल जाएगा। पहले बनाओ फिर कॉल करो, या पहले कॉल करो फिर बनाओ, ये काम करता है। ठीक है, इसके अंदर हम पैरामीटर वगैरह पास कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से 12 30, तो यहाँ पर इनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। इन आर्ग्यूमेंट्स को कॉपी करने के लिए पैरामीटर आएंगे, जैसे लिख दिया x और y। x में 12 x में कॉपी हो जाएगा 12, y में कॉपी हो जाएगा कितना 30 है, हाँ 30 कॉपी हो जाएगा। फिर इसमें यहाँ पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहो तो कर सकते हो, कि हमें इसका रिजल्ट दिखाना है तो इधर लिख सकते हो ऐसे कि रिजल्ट, या इस तरीके से बनाकर कि लेटर यस, और यहाँ लिख गया x प्लस y, तो ये क्या होंगे ऐड ऑन हो जाएंगे, और रिजल्ट को इसके सामने मैं शो कर देता हूँ। तो ये चलेगा। तो यहाँ पे पैरामीटर वगैरह नीचे वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं उनको पैरामीटर हम कहते हैं। डिफॉल्ट वेरिएबल भी डिफॉल्ट पैरामीटर पास किए जा सकते हैं इसमें। डिफॉल्ट पैरामीटर जैसे मैंने लिखा z इज इक्वल टू 100, तो डायरेक्ट यहाँ पास कर सकते हो यहाँ की बजाय, और जब ऐड करोगे तो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये 12 और 30 जो इसमें पास किए इनको आर्गुमेंट कहते हैं, और जो फंक्शन को डिफाइन किया उस टाइम पे जो चीज़ें पास की गई वेरिएबल्स के तरह स्टोर हो रहे हैं उनको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट से भी चल जाएगा। गेट मतलब जेड लिखने की जरूरत नहीं है, और जेड डायरेक्ट, अच्छा जेड लिखना है तो यहाँ पे मैंने, हाँ यहाँ पर प्लस जेड अगर तो रिजल्ट सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं। हाँ वो गलती से लिखना तो जेड ही था, मैंने जेड लिख दिया। रिजल्ट सेम ही है ना, तो इसको डिफॉल्ट पैरामीटर कहा जाता है। फंक्शन रिटर्न वाला भी हो सकता है कि फंक्शन कुछ रिटर्न करे, फंक्शन बिना नाम का भी हो सकता है, एनोनिमस नेम वाला भी हो सकता है।
कि फंक्शन मतलब फंक्शन को हम वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये फंक्शन हो गया, इसका कोई नाम नहीं है, तो ये एक एनोनिमस फंक्शन है। hello.js ये एक एनोनिमस फंक्शन है। अब ये एनोनिमस फंक्शन है, इसका मतलब ये चलेगा नहीं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो ऐसे। इस फंक्शन का नाम हो गया रेस। अब जब रेस को मैं कॉल करूँगा तो ये चल जाएगा, ये चल गया। क्या हुआ? हाँ, तो फंक्शन को किसी वेरिएबल में भी स्टोर करके रखा जा सकता है। फंक्शन रिटर्न वाला भी हो सकता है, रिटर्निंग का। ये रिटर्न कर रहा है, इसका नाम रख सकते हो सम। रिटर्निंग का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर इस सम फंक्शन को कॉल किया और इसमें पास कर दिया 1, 2 और इसको यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। x में 1 चला गया, y में 2 चला गया, फिर हम इसको रिटर्न कर रहे हैं कि जो भी आंसर x + y का आता है वो वापस, तो स्क्रीन पे तो कुछ आएगा नहीं, ब्लैंक आएगी, क्योंकि रिजल्ट आने का प्रोसेस तो हमने कहीं लिखा ही नहीं। तो हमें यहाँ पर इसको लेट इसमें स्टोर करके इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो आउटपुट अगर हम चेक करेंगे तो वही कितना है, yes। तो इसका आउटपुट 3 आ गया, क्योंकि फंक्शन में पहले तो पैरामीटर पास कर दिए 1 और 2, फिर जो आंसर आ रहा था कैलकुलेशन होने के बाद, यहाँ हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल करा रहे हैं। इसका मतलब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो जब अब उस वेरिएबल को स्क्रीन पे चेक करेंगे तो उसका आउटपुट हमें वहाँ पर मिलेगा कि इतना है। ठीक है, तो ये रिटर्न वाला होता है कि रिटर्न हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, जितना मल्टीपल चीज़ों को आसानी से रिटर्न किया जा सकता है। हाई ऑर्डर्ड फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन पास करना। फंक्शन के अंदर फंक्शन को एक पैरामीटर के रूप में पास कर देना हाई ऑर्डर्ड कहलाता है। या फिर फंक्शन, जब कोई फंक्शन रिटर्न करे और रिटर्न करते हुए भी फंक्शन को ही रिटर्न करे, तो वैसे केस में भी हम क्या कर सकते हैं, हाई ऑर्डर्ड फंक्शन को कंसीडर कर सकते हैं। हाई ऑर्डर्ड फंक्शन मेन यही है कि जैसे कि मैंने एक नाम रख दिया, फंक्शन का नाम है फन, और इसमें मैंने पास कर दिया 12 और यहाँ पर एक फंक्शन भी लिख दिया, ये एनोनिमस फंक्शन यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन को पास किया जा सकता है एज ए पैरामीटर। अब जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे यहाँ पर फंक्शन, इसके अंदर आप देखो ये 12 को तुमने स्टोर कर लिया है x के अंदर। अब ये जो फंक्शन है इसको कुछ नाम दे सकते हो, cb या कॉल बैक फंक्शन। तो x तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x की, तो यहाँ पे मैं x करूँगा, बट cb
ये वैल्यू नहीं आएगी हेलो टिकट, क्योंकि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं था, उसका नाम हमने यहाँ पे रख दिया सी बी। अब जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शन चलेगा नहीं, और जब चल जाएगा तो यहाँ पर हमें एरर शो कर देगा या जो भी। ठीक है, देखो ये चल गया। ये हाई ऑर्डर्ड फंक्शन है जो यहाँ पर चलाया गया है। इतना कर लेना, काफ़ी करा दिया मैंने। ये लगभग उनके पास पहुँचे।